तो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है और पहले में 8 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे दिया है, तो आप जाकर उन 8 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसमें आपको ये बताना था कि इनमें कौन कौन से द्विघात समीकरण है, कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। अब प्रश्नावली 4.1 का हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। और दूसरे प्रश्न में करना क्या है, इसमें आपको सवाल नहीं हल करना है, बस आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ये जो स्टेटमेंट यानी जो कथन कहा गया है इसको पढ़कर इसके कथन को हमको एक द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि प्रश्न देख लीजिए, कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो पहला क्वेश्चन कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब कंडीशन बता रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में नापी गई है, ठीक है। क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कौन कहा कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। कौन, लंबाई। अगर चौड़ाई मान लीजिए 5 मीटर होगी तो लंबाई कितनी होगी, तो चौड़ाई अगर 5 है तो चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो 5 का 2 गुना करेंगे 10 और 10 से 1 अधिक करेंगे यानी 11। तो 11 सेंटीमीटर अगर उसकी लंबाई होगी तो 5 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है। तो कहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसमें ज्ञात करके आपको बताना नहीं है, सिर्फ इसको समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप जानकारी के लिए चाहते हैं तो हल करके बता भी सकते हैं, लेकिन वह एग्जाम में या आपके पेपर में या यूं कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हल नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि क्षेत्रफल दे दिया है, आपसे लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है। अगर आपको चौड़ाई पता चल जाए तो आप लंबाई बता सकते हैं। कैसे, अगर आपको चौड़ाई पता चल जाएगी तो चौड़ाई का आप 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो लंबाई पता चल जाएगी। तो लिखेंगे हम, क्योंकि हमको नहीं पता चौड़ाई कितनी है तो हम लिख लेंगे माना, यहाँ पे हम मान लेंगे कि क्षेत्र की जो चौड़ाई है, क्षेत्र की चौड़ाई, क्षेत्र की जो चौड़ाई वह कितनी है, x। तो लंबाई कितनी होगी क्षेत्र की, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई। तो लंबाई देखिए कितनी होगी, चौड़ाई को हम लोग b से व्यक्त करते हैं, लंबाई को l से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी, कहा है कि चौड़ाई के 2 गुना, तो चौड़ाई का हमने 2 गुना कर दिया, 2 गुने से 1 अधिक है तो 2 गुना करके 1 अगर हम जोड़ देंगे तब जाके यह लंबाई हमको मिल जाएगी। और सब के सब लंबाई किसमें नापी गई है, मीटर में नापी गई है। किसमें नापी गई है, मीटर में नापी गई है, ठीक है। अब आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई, तो लंबाई और चौड़ाई का आप क्या करते हैं, गुणा कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या मिलता है, क्षेत्रफल हमको मिलता है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x, बराबर क्षेत्रफल कितना है 528। x का अंदर गुणा कर दीजिए, x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 528। हमको द्विघात समीकरण बनाना है, इसलिए इसको पक्षांतर करके बराबर में 0 रखेंगे। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा -528 बराबर 0। तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। कैसे, क्योंकि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है। आपने पहले क्वेश्चन में सीख रखा होगा कि द्विघात समीकरण की पहचान हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, फिर 1 घात है, फिर अचर पद है, बराबर में क्या है 0 है, यानी यह ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। एक्स स्क्वायर एक्स अचर पद है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए आपसे क्या कहा गया है, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना था। अगर इसे आप हल करके इसका मान निकालना चाहते हैं तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर बाहर का गुणा करना पड़ेगा। ऐसी दो संख्याएं जोड़नी पड़ेगी जिसका गुणा करने पर वह जो गुणा करने पर हमको मिलेगा यानी 1056 मिलेगा और जोड़ने घटाने पर हमको 1 आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। आगे आने वाले प्रश्नावली में आप लोग इस तरह के गुणनखंड करने वाले हैं, ठीक है। गुणनखंड करके वहां से आप मान निकालेंगे। अगला क्वेश्चन कहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आपको सिर्फ इसका पूर्णांक नहीं ज्ञात करना है, आपको सिर्फ यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण के रूप में इसको बना के छोड़ देना है। दो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, इससे क्रमागत संख्या मतलब 3 है तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 4 5 6 7, ठीक है। यह सब कैसी है, क्रमागत संख्याएं हैं। अगर यह कहता क्रमागत सम संख्या तो क्रमागत सम संख्या का मतलब 2 आना चाहिए, 2 के बाद अगली सम संख्या कौन है, 4 है 6 है 8 है 10 है, यह क्रमागत सम संख्याएं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने न सम बोला है न विषम बोला है, तो इसका मतलब वह लगातार संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहली संख्या 46 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 47 48 49, यह सब क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। यानी जहां से भी स्टार्ट करें उसके बाद सब संख्याएं कंटिन्यू चलनी चाहिए, तो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत कहलाती हैं। अगर हमको एक तो संख्या पता चल जाए तो उसके बाद हम उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमको जितनी क्रमागत संख्याएं चाहिए हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है, लेकिन आपको उनमें से कोई संख्या नहीं पता है, तो मान लीजिए, माना पहली क्रमागत संख्या जो होगी वह x होगी और दूसरी संख्या कौन सी होगी, इससे एक तो बढ़ जाएगी। दूसरी क्रमागत संख्या इससे एक तो क्या होगी, बढ़ जाएगी। x में आप 1 जोड़ देंगे, दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। तो उसने दोनों का तो गुणनफल दे रखा है 306, लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कर दीजिए। पहली संख्या का गुणा आप दूसरी के साथ कर रहे हैं तो आपको 306 मिलता है। क्या मिलता है, 306। चलिए गुणा करिए, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर 306। आप क्या करिए, 306 को पक्षांतर कर दीजिए तो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यह भी तो द्विघात समीकरण के रूप का है। बस आपको इतने बना के छोड़ देना है द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या कहा है। कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमको रोहन की वर्तमान आयु अगर पता चल जाए तो उससे 26 हम जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमको रोहन की आयु नहीं पता है, तो आपसे रोहन की आयु पूछा भी गया है, तो हम क्या करेंगे, रोहन की आयु को मान लेंगे। कहेंगे माना, लिखेंगे माना रोहन की आयु मान लेते हैं x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। तो इसकी माँ की आयु कितनी होगी, इससे 26 वर्ष वह बड़ी है, तो हम यहाँ पे 26 जोड़ देंगे। लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु तो इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या करेंगे, 26 हम जोड़ देंगे, तो यह हो गई रोहन के माँ की आयु, ठीक है। अब कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल
अब से 3 वर्ष पश्चात, देखिए अब से 3 वर्ष पश्चात यानी रोहन भी 3 साल बढ़ेगा, उसकी माँ भी 3 साल बढ़ेगी। लिख सकते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, तब रोहन की आयु कितनी होगी? रोहन की आयु अब तक तो x थी, लेकिन इसमें हम 3 जो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें भी हम 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो 26 तो पहले था, 3 जोड़ेंगे, 26 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए क्या होने वाला है। कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल जो है 360 हो जाता है। कब? 3 वर्ष पश्चात की आयु का। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 360। कहीं इन दोनों का मत कह दीजिएगा। उसने बोला है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद उनकी उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी न, तब उसका गुणनफल कितना मिलता है? 360। तो इसका मतलब देखिए दोनों की आयु को हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जब हम इन दोनों की आयु का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 360। क्या मिलता है? 360। अब हम x का गुणा करेंगे इसके ऊपर, x को उठाएंगे, x प्लस 29 पे गुणा करेंगे। पहले x का x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, x का 29 से करेंगे तो आएगा 29x, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3 का x से करेंगे तो आएगा 3x, फिर यहाँ पे क्या है? प्लस 29 का गुणा 3 में करना पड़ेगा, 3 का गुणा 29 में करेंगे 9 3 27 के साथ 2 का 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, हमको बराबर में 0 रखना है इसलिए इसको पक्षांतर कर देंगे। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस में है जुड़ जाएंगे, 29 और 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 32x प्लस 87, और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 360 बराबर में 0। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। 360 में से आप 87 घटा दीजिए, जब 87 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ आएगा 2, 273 आएगा, अभी किस में आएगा? माइनस में, बराबर में 0। यही आपको द्विघात समीकरण बनाना था और आपने द्विघात समीकरण क्या किया? बना दिया, क्योंकि इस बहुपद का इस समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को भी क्या कर रहा है? बराबर 0, उसको फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था तो आपने द्विघात समीकरण बना दिया। ठीक है, आगे आपको इसी प्रकार से समीकरण मिलेंगे, उसको हल करना रहेगा। ठीक है, तो आगे का मतलब अगले चैप्टर में। तो अब आखिरी सवाल आज की इस वीडियो का देख लीजिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? तय कर लेती है। अब कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। अगर वह रेलगाड़ी मान लेते 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, 8 कम करने के बाद यानी उसकी चाल 40 हो गई है। ठीक है, तो यह एक एग्जाम्पल आपको समझाए थे। ठीक है, कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी। कहने का मतलब क्या है कि जब एक समान चाल से 480 किलोमीटर की जो दूरी तय करती थी, वह जो समय लेती थी, अब उसकी चाल में जब हम कमी करेंगे जिसका मतलब स्लो चलेगी पहले की अपेक्षा। जब पहले की अपेक्षा कम चाल से चलेगी तो समय ज्यादा लेगी। कितना ज्यादा समय ले रही है? 3 घंटा समय ले रही है। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बता दीजिए कि पहले कितनी रही होगी। तो हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे, जैसे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल
तो रेलगाड़ी की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और दूरी कितना उसको चलना है? दूरी उसको चलना है 480 किलोमीटर। दूरी कितना चलना है? 480 किलोमीटर। अब हम यह देख लेते हैं कि जब वह समान चाल से चलती थी 480 किलोमीटर की दूरी, तब उसको समय कितना लगता था? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी है 480, समय क्या, चाल कितना है x, तो इतना क्या लगेगा? घंटा लगेगा। पहले यह सामान्य चाल से वह चल रही थी, लेकिन अब कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। लिखेंगे चाल को कम करने पर, या 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल पहले कितना थी? x। अब चाल 8 कम कर दिए तो हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, यह हो गया रेलगाड़ी की चाल। दूरी सबके लिए सेम है, दूरी वही रहेगी। दूरी कितना रहेगी? 480 किलोमीटर। ठीक है, तब हम देखेंगे समय तब कितना ले रहा था। नीचे अगर आपको दिख रहा है तो हम समय देख निकाल दें। जी बिल्कुल दिखेगा भी। तो हम यहाँ पे समय जब निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी दूरी है 480, समय चाल कितना है? दूरी है 480, चाल कितना है? x माइनस 8 क्या घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, पहले जब सामान्य चाल से चल रही थी तब कितना समय लगा था? हमने निकाल लिया। चाल को जब कम करेंगे तब भी हमने समय निकाल लिया। तो यह बताइए कि अगर चाल को हम कम किए तो समय ज्यादा लगेगी, तो कितना समय ज्यादा लग गया है? 3 घंटे का समय लगा है। इसका मतलब दोनों के समय में कितने का अंतर है? 3 घंटे का अंतर है। दोनों चाल जब पहले x चल रही थी, अब x माइनस 8 चल रही है। दोनों की चालों में कितने का अंतर है? कितने समय का? 3 घंटे का समय है। कौन सबसे ज्यादा लेगा? यह वाला समय ज्यादा लेगा, क्योंकि इसकी चाल क्या हो गई है? कम। स्पीड कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगी। तो 480 बटा x माइनस 8, यह जो है चाल कम करने पर समय है, यह समय है। ठीक है, इसमें से हम अगर हम घटाते हैं पहले का समय है 480 बटा x, तब यह आता है 3, क्योंकि दोनों के समय में कितने का अंतर है? 3 घंटे का अंतर है। क्योंकि इसका समय ज्यादा है, इसका समय कम लगेगा। अब इसी को हल करके हमको द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम ऊपर से 480 कॉमन ले लेते हैं। जब 480 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा x माइनस 8, यहाँ हो जाएगा 1 बटा x बराबर में क्या आएगा? 3। अब इसको हल करना है तो हम इसको 480 को आप चाहे तो और काट के छोटा कर सकते हैं। 3 एक कम 3 और 16 3 48, यानी 160 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम हल करेंगे अंदर का, या इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 8, यानी इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, सीधी सी बात है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x आएगा माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 8। ठीक है, कोष्टक के बाहर अगर आप ध्यान से देखेंगे 160 अभी बचा हुआ है, बराबर में क्या है? 1 है। इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 160 कोष्टक बंद, तो यह हो जाएगा x माइनस x प्लस 8 बराबर है, इधर आ गया गुणा के रूप में, तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x आएगा। ठीक है, आप देखेंगे x से x क्या हो रहा है? कट जा रहा है, x से x कट ही आएगा, तो आएगा 160 गुणे 8 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है,
हम 8x को इधर लिख देते हैं। इधर जब लिखेंगे तब देखिए आपको क्या मिलने वाला है। तो इधर जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर 16 128। लिख दीजिए 128 और यह 0। इसको उठा के इधर लाइए तो हो गया x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। आपने इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 11.1 का दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आपको अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।